अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि AKU EP के पेपर में दो किस्म के कॉम्बिनेशंस आपसे पूछे जाते हैं। दो किस्म के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन वन जो है वो आपके पास स्टेशियोमेट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनता है, जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। और कॉम्बिनेशन टू में जो आपके पास कॉम्बिनेशन होगा वो सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स और एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड होगा। तो अब हम कॉम्बिनेशन टू की तरफ पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन टू में सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स और एसिड बेस एंड सॉल्ट में से हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है राउट्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो राउट्स लॉ की तीन स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर वन के अकॉर्डिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अगर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट वो होता है जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि वो एवोपरेट हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट ज़्यादा एवोपरेट होता है वो वॉलेटाइल इन नेचर होता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया। पेट्रोल मोर वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे जितने भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो रेजिस्टेंस फेस करेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो हम P से डिनोट कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय P एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज x1। सो हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 से। जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो इक्वल टू आता है और कांस्टेंट आता है, यहाँ वो कांस्टेंट पी नॉट है और x1 है। तो ये राउट्स लॉ की फर्स्ट मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। अब सेकंड मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट मैथमेटिकल इक्वेशन से ही रिलेट करती है x1। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी किस्म का सॉल्यूशन बनाते हैं इसमें कोई एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। हमने पहली स्टेटमेंट तो सॉल्वेंट से रिलेटेड पढ़ ली, अब हम सॉल्यूट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूट से रिलेटेड जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का 1 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। और अगर हम x1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, 1 माइनस एक्स2 प्लस का x2 वहाँ पर जाके माइनस का x2 हो जाएगा। तो यही हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई है, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू पी नॉट, x1 की जगह आ जाएगा 1 माइनस x2। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट x2। ये माइनस का पी नॉट x2 वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा और प्लस का p वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। लिख सकते हैं पी नॉट x2 इज इक्वल टू पी नॉट माइनस p, और हम कह सकते हैं पी नॉट माइनस p इज द डेल्टा p, यानी कि जो चेंज आ रहा है वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन का चेंज हो रहा है वो डेल्टा p के बराबर है, वो पी नॉट x2 टाइम्स है, पी नॉट x2 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास चेंज आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में वो डेल्टा पी है। और बेसिकली डेल्टा पी को हम कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो डेल्टा पी जो होगा वो कम हो जाएगा, लोवरिंग कम हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, डेल्टा पी इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। Lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute। solute का mole fraction हम x2 लेते हैं। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट बनी है स्टेटमेंट नंबर इक्वेशन नंबर 2, इससे रिलेटेड इक्वेशन स्टेटमेंट नंबर 2 ये है, क्योंकि पेपर में आता है स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 हमें लिखना होता है राउट्स लॉ से रिलेटेड, और उसकी डेरिवेशन भी ड्राइव करने के लिए अक्सर आ जाती है। तो अब स्टेटमेंट नंबर 2 के रिलेशन ये बनता है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसी से रिलेटेड हम स्टेटमेंट नंबर 3 बनाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 हम कैसे बनाएंगे कि रिलेटिव लोवरिंग डेल्टा पी जो है वो हमारे पास बराबर है पी नॉट टाइम्स x2 के, और पी नॉट यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू x2। सो हम कह सकते हैं और x2 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, यानी कि जो चेंज आ रहा है वेपर प्रेशर में
जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसको हम रिलेट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। पी नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम इसको रिलेट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपके पास ये बनती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2। याद रखें, ये हमारे पास जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब इसी के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आइंस के ऊपर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। यानी कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो है उसके जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आइंस या एटम्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की जो होगी वो चेंज हो जाएगी। सही है। तो हम ये पढ़ रहे हैं द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है और उसके आइंस के ऊपर डिपेंड करता है। यस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम सिंपली कह सकते हैं। ये मास डिपेंडेंट नहीं होता, मास हम इसका जितना भी ऐड कर लें, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आइंस के ऊपर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों ऐसा होता है कि ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। अब जब हम पढ़ते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इफेक्ट, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसकी वजह से सॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सॉल्यूशन पे बेसिकली ये 4 फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। पहली बात तो ये कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राउल्ट लॉ में भी हम पढ़ चुके हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन का एलिवेट हो जाता है यानी कि इंक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का डिप्रेस हो जाता है यानी कि कम हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है। तो हम ये पहले पढ़ लेते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो ग्लूकोज है, जैसे कि इसका मास 180 ग्राम है, यूरिया है इसका मास 60 ग्राम पर मोल है, और सुक्रोज है इसका मास 342 ग्राम पर मोल है। तो हम देख सकते हैं इसका भी 1 मोल प्रेजेंट है, इसका भी 1 मोल प्रेजेंट है, इसका भी 1 मोल प्रेजेंट है, और इनमें सब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे, दैट इज इक्वल्स टू Na, एवोगाड्रोस नंबर, Na के इक्विवेलेंट होंगे। तो इट्स मीन्स जब हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि हम इसमें वाटर में हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमें ये बात पता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हो रहा है, 0.52 डिग्री सेल्सियस तक ये एलिवेट हो गया, और 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड तक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया यानी कि कम हो गया। सही है। तो इस तरीके से अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बुक में कुछ कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड है। अदरवाइज जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो डबल टाइम कम हो रही होगी या डबल टाइम इंक्रीज हो रही होगी या डबल टाइम डिक्रीज हो रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इज इंक्रीज तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी चेंज इन द सॉल्यूशन। तो हम देख सकते हैं कि वो क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहले सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो आपके पास डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सॉल्यूशन शुड बी नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सॉल्यूट जो होना चाहिए या सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि वो एवेपोरेट ना हो सके,
और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, वरना अदरवाइज अगर कोई चीज़ जो डिसोसिएट होगी वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा जनरेट करेगी। जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होते। इसकी जगह अगर हम NaCl ले लें या हम CaCl2 ले लें या हम AlCl3 ले लें, ये पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होते हैं। लेट सपोज अगर हमने NaCl लिया तो यहाँ पे Na प्लस में कन्वर्ट होगा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया तो कैल्शियम +2 में कन्वर्ट होगा, 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। हमने एल्युमिनियम क्लोराइड लिया तो Al+3 में कन्वर्ट होगा और 3Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। इट्स मीन्स के यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा जनरेट हो रहे होंगे। सोडियम क्लोराइड जो है 1 मोल सोडियम क्लोराइड का 2 आयंस जनरेट करता है, यानी कि 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अगर जो सॉल्यूट जो है जो डिसोसिएट हो जाते हैं, इसके लिए वेंट ऑफ इक्वेशन अप्लाई की जाती है। वेंट ऑफ इक्वेशन क्या है? सिंपली यहाँ पे सब में आई की वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये जो जितने भी टाइप के सॉल्यूट हमने लिए हैं ये डिसोसिएट नहीं हो रहे, इस वजह से यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है। और ये जितने भी टाइप के सॉल्यूट लिए हैं ये डिसोसिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 नहीं होगी। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड की केस में बात करें तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 + 1 3 होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 + 1 4 होगी। तो सबसे ज़्यादा जो एलिवेट होगा बॉइलिंग पॉइंट वो एल्यूमिनियम क्लोराइड में होगा, और सबसे कम अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का कम हो रहा होगा वो भी एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में हो रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।